मिशन 2024 और एनडीए के राजनीतिक दलों में गठबंधन पर चर्चा तेज हो गई है और इसको लेकर के आज 38 दलों का जो गठबंधन है 38 दलों की बैठक होने जा रही है। तो राजनीतिक दलों में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर गठबंधन पर चर्चा तेज हुई है। 26 दलों के साथ कांग्रेस का महासम्मेलन चल रहा है। वहीं बीजेपी ने 38 दलों की मीटिंग आज नई दिल्ली में बुलाई है। कर्नाटक सम्मेलन में विपक्ष का जोर जहां अंकगणित पर है, वहीं एनडीए की मीटिंग में खासा ध्यान सामाजिक आधार पर रखा गया है। विपक्ष की कोशिश अपने वोट को बिखरने से बचाना है, वहीं एनडीए को अपनी जीत का आंकड़ा दुरुस्त रखना है। 2019 में बीजेपी ने 2024 लोकसभा सीटें 50% से अधिक शेयर लेकर जीती थी, जबकि 2014 में ऐसी सीटें 88 थी। 2019 में बीजेपी ने 105 सीटें 3 लाख के मार्जिन से जीती थी। 2014 में 42 बीजेपी उम्मीदवार 3 लाख के मार्जिन से जीते थे। इसलिए वोट परसेंट पर विपक्ष का यह तर्क खरा उतरता हुआ नहीं दिखता। एनडीए 38 बनाम यूपीए 26 पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा कहते हैं कि एनडीए में दलों का आकर्षण पीएम मोदी के पिछले 9 साल का गुड गवर्नेंस है, जबकि विपक्षी एकता अवसरवादी सियासत की पराकाष्ठा है। दिल्ली के अशोका होटल में आज होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। पीएम मोदी भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। खबर है कि बैठक में चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, पवन कल्याण, पशुपति कुमार पारस हिस्सा लेंगे। तो कुनबा लगातार बढ़ रहा है एनडीए का। सपा के पूर्व सहयोगी ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान एनडीए के साथ आएंगे। जाहिर है बीजेपी को अपने सामाजिक आधार को विस्तार देने के प्रयास को बल मिला है। और पटना एयरपोर्ट पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है। कुशवाहा ने कहा कि हमारी पार्टी एनडीए में शामिल होकर साथ में चुनाव लड़ेगी। लड़ना है और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व ही ऐसा है कि पूरे देश में फिलहाल उनका कोई विकल्प नहीं है। उनके साथ एकजुट होकर हम सब लोग चुनाव लड़ेंगे और अगली सरकार फिर उनके नेतृत्व में बनेगी। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख रामविलास पासवान का जो गुट है, प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि लंबे समय से एनडीए के साथ बातचीत का दौर चल रहा था। हमारी कुछ प्राथमिकताएं थी जिन पर चर्चा हुई और दोनों तरफ से सहमति बनी है। अमित शाह जी से मुलाकात हुई और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी से मेरी मुलाकात हुई और इन तमाम बातों पर एक आम सहमति बनते हुए बहुत सकारात्मक तरीके से ये चर्चाएं हुई। दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने एनडीए में औपचारिक तौर पर पुनः जुड़ने का ये फैसला लिया है और इस फैसले के मद्देनजर आगामी 2024 का लोकसभा का चुनाव एनडीए कैसे मजबूती से लड़े और बिहार में जो पिछली बार एक चूक हो गई थी, एक सीट से हम लोग रह गए थे, 40 में से 39 जीते, एक सीट हम लोगों की रह गई थी, तो इस बार कैसे 40 की 40 सीट जीते। और इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजेश राज, और उसके साथ ही साथ धनंजय गिरी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, स्वागत है आपका। कपिल मदान कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं, विश्लेषक माने जाते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल जी, स्वागत है आपका। और विनोद मिश्रा हमारे संपादकीय सलाहकार जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत राजेश राज के साथ करेंगे। राजेश, आज ये जो बैठक है शाम 5 बजे होने वाली है, किस तरह की जानकारी आप देंगे? क्या कुछ चल रहा है वहां वेन्यू पर और कौन कौन लोग शामिल होने वाले हैं? किस तरह की तैयारियां हैं? क्या हलचल है? क्या सुगबुगाहट है? सारी जानकारी दें। देखिए, अशोका होटल में मैं अभी यहाँ पर मौजूद हूँ और अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की बैठक होगी और भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा इस बैठक की सदारत करेंगे, अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये उम्मीद की जा रही है कि 5:30 बजे के बाद उनके पहुंचने का भी कार्यक्रम है। और जिस तरीके से कल जेपी नड्डा ने जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाकायदा इसकी जानकारी दी और ये बताया कि 38 दल जो हैं वो इस बैठक का हिस्सा होंगे, बैठक में शामिल होंगे।
होंगे, यानी विपक्ष की जो बैठक है, विपक्ष की जो लामबंदी है, उसके मुकाबले एनडीए अब का कुनबा जो है वो काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से आपने देखा कि बिहार की तमाम पार्टियां, चाहे राष्ट्रीय लोक दल की बात करें जो उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाली है, चिराग पासवान, उनके चाचा पशुपति कुमार पारस, जीतन राम मांझी, और अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल समेत अनेक जो ओबीसी जो छत्रप हैं वो भी उत्तर प्रदेश और बिहार से कहीं ना कहीं इस एनडीए की बैठक का हिस्सा होंगे। और मिजो नेशनल फ्रंट जो मिजोरम की सत्तारूढ़ पार्टी है, और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां हैं वो भी एनडीए का हिस्सा होंगी। तो कहीं ना कहीं अटल जी के ज़माने में निखिल जिन जिन पार्टियों का वर्चस्व एनडीए में होता था, उन पार्टियों से काफ़ी आगे बढ़कर वर्तमान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली जो सरकार है, उस सरकार में यह जो एनडीए के साझेदार दलों की संख्या है वो 38 तक जा पहुंची है। अटल जी के ज़माने में इसकी संख्या 17-18 थी। तो हम कह सकते हैं कि एनडीए का कुनबा काफ़ी बढ़ रहा है। वहीं विपक्ष की जो बैठक है बेंगलुरु में, वहाँ पर जो उनके जो साझेदार दल हैं उनकी संख्या एनडीए के मुकाबले बिल्कुल आधा है। और अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर बैठक जो है वो शुरू होगी, नेताओं के पहुँचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। और काफ़ी गहमा गहमी है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, पार्टी के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो इस बैठक को शानदार बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। काफ़ी जो है मशक्क़त की जा रही है सुबह से ही। और हमारे पीछे आप देख भी सकते हैं नज़ारा कि यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर लगाई गई है, जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की बैठक जिस पर लिखा हुआ है। और यह प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर जो है इस बैठक में प्रमुखता से जो है वो लगाई गई है। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित तौर पर एनडीए का चेहरा है। हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए। विनोद जी, आपने हमारी रिपोर्ट भी देखी, 26 बनाम 38, किस तरह से देखते हैं इसको, क्या कहेंगे आप? निखिल, जैसे कि आप अपनी रिपोर्ट के बारे में पूछा, अभी ऐसा आपके बेंगलुरु से हमारी रिपोर्टर बता रही थी, तो ये अभी सब कुछ जो अभी सामने में हमारे सामने में यूपीए की जो ये चर्चा थी और कांग्रेस के लीडरशिप में ये विपक्षी दलों का जो महागठबंधन था, एक तो चीज़ें सामने में आ गई है कि अब वो महागठबंधन का नाम इंडिया होगा। तो अब ये यूपीए का नाम बदल के इंडिया रखा गया है। इसके पीछे कांग्रेस की क्या मजबूरी होगी, तो ये अभी 4 बजे के बाद ही ये सारी चीज़ें सामने में आएंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इंडिया रखने का मकसद क्या है जी। इसी सम्मेलन में जब ये ऐसा बता रही थी तो उसके साथ साथ ये भी हुआ था कि अखिलेश यादव ने सबसे पहले विपक्षी दलों के नाम सुझाने का अपना एक प्रस्ताव दिया था। तो उस प्रस्ताव में सबसे पहले फ्रंट के नाम से तो ममता बनर्जी का ये था कि हम किसी भी फ्रंट का नाम अब नहीं रखेंगे। यूपीए के नाम से शायद इन लोगों के कई पार्टियों को चीड़ थी कि यूपीए का एक अपना रिकॉर्ड है, करप्शन के नाम पे उनका काफ़ी देश में बदनामी रही है, तो शायद वो यूपीए को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे थे। तो अब ये इंडिया बनाम भारत हो गया जी। ये इंडिया जो है वो जो एक उनका था कि अखिलेश यादव का सुझाव था कि पिछड़ा दलित अलायंस के नाम से हो, तो अब ये इंडियन डेमोक्रेटिक जो है इंक्लूसिव अलायंस हो गया है ये इंडिया। अब इसका समर्थन में सबसे अभी तो हमने देखा टीएमसी का भी ट्वीट आया है, कांग्रेस की तरफ से आया है। इसका जो ऑफिशियली खुलासा है वो 4 बजे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा, लेकिन इतना तो हमें मान के चलना चाहिए कि ये अब इंडिया है यूपीए के बदले में। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज तो अभी नेता को लेके है कि यूपीए का नेता कौन हो और यूपीए का फेस कौन होगा, उसके लीडरशिप को लेके। तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे का आज का जो सबसे पहला जो आप साउंड बाइट सुने होंगे, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक तरह से ये साफ करते करते ये भी कह दिया कि कांग्रेस जो है सत्ता से उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, ना प्राइम मिनिस्टर पद के लिए वो किसी भी रेस में है। तो एक तरह से आप ये देखें कि कांग्रेस ने एक तरह से पूरा हथियार डाल दिया है जी। जब ये दिल्ली ऑर्डिनेंस के मामले में कांग्रेस ने पूरी तरह से हथियार डाल के अपना केजरीवाल को सपोर्ट करने का एक मंसूबा बनाया था, जबकि दिल्ली और पंजाब के कांग्रेस की यूनिट का अभी भी विरोध जारी है। उसी तरह से आप बंगाल के वायलेंस में देखिए, पिछले 15 दिन से किस तरह से वहाँ अधीर रंजन चौधरी जो वहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और वो किस तरह से जद्दोजहद कर रहे हैं, गवर्नर हाउस से लेकर हाईकोर्ट तक मुकदमे भी लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ आके अगर आपने कल की डिनर पार्टी सोनिया गांधी
गांधी की देखी होगी तो सीताराम येचुरी के साथ में ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की जो तस्वीर लोगों ने देखी होगी, खास करके बंगाल में जब लोगों ने देखा तो खास करके कार्यकर्ताओं को तो एक बहुत बड़ा धक्का लगा होगा कि इस विपक्षी एकता में जो इंडिया की बात है, इंक्लूसिव अलायंस की बात है, उसमें कार्यकर्ता ही कहीं से छूटते नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस की जो अपनी मजबूरी है वो तो साफ है, लेकिन अब जब ये एनडीए का जो आज की मीटिंग है उसके बारे में आपने अगर प्राइम मिनिस्टर का भी सुना, आपने जेपी नड्डा का भी कल हम लोगों ने सुनाया था लोगों को, और ये चीजें साफ है कि जो सामाजिक आधार की बात हो रही है उसमें जो अंकगणित है उनका अंकगणित है कि जो 45% के बाद जो वोटर्स है, जनता है देश की, वो उनके साथ है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये परसेंटेज में जो मोदी फैक्टर है और मोदी का जो गुड गवर्नेंस 9 साल का है, वो उसके साथ में ये इतने सारे जो एनडीए के पुराने दल हैं या और कोई सहयोगी है वो आज जुड़ रहे हैं, और उसके फैक्टर में अगर आप देखेंगे तो आपके आगे की चर्चा में और बातें साथ में आएगी। जी निश्चित तौर पर कपिल मदान को जोड़ते हैं। कपिल जी, आपने देखा ये सारी चर्चा, किस तरह से एक नया नाम देने की बात कही जा रही है? जहन में एक बात आ रही है कि इज द यूपीए ऑफिशियली डेड? क्या यूपीए को मान लिया जाए आधिकारिक तौर पर समाप्त हो चुका है? अब सोनिया गांधी यूपीए की नेता नहीं रही, और क्या इसकी वजह देखते हैं? क्या ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के सामने कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है? क्या ऐसी मजबूरी है? देखिए, मैं एक चीज आपको जरूर बोलना चाहूंगा कि जो अभी न्यूज आई है और जो भी पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उस इंफॉर्मेशन अवेलेबल उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि जो नया अलायंस है उसका नाम इंडिया होगा, इंडिया नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा सुझाव है, और देश के बारे में बात हो रही है। जिस देश की जो हमारा संविधान, जो हमारा इंक्लूसिव संविधान है जिसमें सब बराबर हैं, सबके लिए एक ही जगह है, उसकी इंक्लूसिविटी की इसके अंदर बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर और क्या हो सकता है। बड़ी एक सकारात्मक शुरुआत है। दूसरा, जहां तक आपने बोला कि क्या कांग्रेस ने किसी पार्टी के आगे घुटने टेक दिए, तो मेरा ये मानना है कि आप जब कोई भी अलायंस क्रिएट होती है, जब एक विचारधारा के भिन्न भिन्न पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पे आती हैं, एक कॉमन आइडियोलॉजी के तहत आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसको घुटने टेकने नहीं कहा जाता। उसको कहा जाता है कि एक दो फोर्सेस ने साथ मिलाया है। तो मुझे लगता है कि ये वो सारी पार्टियां हैं। बिल्कुल ठीक है तर्क आपका, लेकिन दरअसल जहन में सवाल इसलिए आता है क्योंकि यूपीए का शासनकाल रहा 10 वर्ष तक। तो क्या लगता है कि यूपीए का ये जो नाम चेंज होने की बात है, क्योंकि क्या ये बदनामी रही है यूपीए सरकार की, जिसकी वजह से वो बाद में चुनाव हारी, भ्रष्टाचार के तमाम आरोप रहे, तो क्या लगता है कि आपके पार्टी के नेताओं को भी लग रहा है कि यूपीए का नाम शायद कैरी फॉरवर्ड करना ठीक नहीं होगा? देखिए, आप जहां तक भ्रष्टाचार की बात करते हैं कि जो 2014 का चुनाव था उसमें भाजपा के 2 मुख्य प्लान थे जिन पे उन्होंने वो चुनाव लड़ा। एक, उन्होंने करप्शन के बारे में चुनाव लड़ा और करप्शन को मुद्दा बनाया, आधार बनाया, 2G केस को एक जनता के सामने पेश किया। तो हमने देखा कि 2G का अदालत का क्या फैसला है। कोई भी कांग्रेस का नेता 2014 के बाद से अभी तक 2024 हम चुनावों की बात कर रहे हैं, आप मुझे बताएं कि कौन सा कांग्रेस का नेता 2014 के बाद जिसमें मुकदमा हुआ हो वो कन्विक्ट हो गया हो किसी करप्शन के मामले में? नहीं हुआ ऐसा, जहां तक मेरी जानकारी है। मैं गलत हो सकता हूं, आप मेरे को ठीक कर सकते हैं। अभी जहां प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज थोड़े दिन पहले करप्शन के बारे में बात करी, आज उन्होंने एक वक्तव्य दिया ऑपोजिशन मीट पे जहां पे फिर से उन्होंने करप्शन के बारे में बात करी। तो मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अभी प्रधानमंत्री साहब थोड़े दिन पहले अजीत पवार और एनसीपी को भ्रष्ट बता रहे थे। जो उनके कुछ नेताओं के अगेंस्ट जो दावे हैं, जो आरोप हैं, वो ये हैं कि प्रफुल्ल पटेल जी की कोई लैंड है जिसके दाऊद का कुछ लेना देना है, और एक भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा वहां लगाया गया। और आप कुछ दिन बाद उन्हीं को अपनी पार्टी में ले आते हैं। तो कोई भी जो समझता है, जो पॉलिटिक्स समझता है, जो हमारे देश की कानून प्रक्रिया समझता है, 2 चीजें हो सकती हैं, तीसरा कुछ नहीं हो सकता। या तो जो भाजपा ने मुकदमे लगाए, या वो मुकदमे गलत थे, वो मुकदमे फर्जी थे, या दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि भाजपा
का जो ये एंटी करप्शन का जो वो मुखौटा पहन के चलते हैं, वॉच डॉग अपने आप को बनाते हैं, वो गलत है। अगर आप तो चलिए ये सवाल धनंजय गिरी से ही पूछते हैं, क्योंकि आपने कहा कि भाजपा, क्योंकि आपने कहा कि भाजपा ये मुखौटा लेके चल रही है। आपको कोई तीसरा पहलू दिखता है क्या? नहीं, इसका तीसरा पहलू दरअसल धनंजय गिरी बताएंगे। ये कह रहे हैं कि भाजपा, जी कपिल जी, मैं पूछता हूं धनंजय जी से। धनंजय जी ये कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो एंटी करप्शन का ये जो मुखौटा लेकर चल रही है। पीएम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि 20 लाख करोड़ रुपए का गठजोड़ है इन लोगों का, जो दागदार और भ्रष्टाचारी जो लोग हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? ये कह रहे हैं कि ये तो केवल मुखौटा है। निखिल जी, बहुत ही सम्मान के साथ परम आदरणीय राहुल गांधी और अत्यंत ही आदरणीय सोनिया गांधी जी दोनों लोग जमानत पे चल रहे हैं। किस केस में? नेशनल हेराल्ड के केस। किसका केस है? वो आजादी की लड़ाई पे तक श्रेय ही नहीं, क्रय भी खाने का केस है। केस किसने किया? शांति भूषण जी ने किया। आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया था आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से, उन्होंने केस किया। निर्णय किसने दिया? कोर्ट ने दिया। भाजपा ने उसमें कोई केस किया है ना भाजपा ने कोई जांच की है। उसके खिलाफ लोग हाई कोर्ट का केस बंद कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि जो किया उसको भुगतो। सुप्रीम कोर्ट के वहां से किया। ये सारे दल एक साथ मिलकर के गए सुप्रीम कोर्ट में, अनेक दल, कि हमारे खिलाफ ईडी सीबीआई की जांच बंद कर दी जाए। क्यों? क्योंकि हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं। इसी देश के कानून और न्याय व्यवस्था ने किया कि आपके खिलाफ जांच चल रही है और जांच जारी रहेगी। जिस पार्टी के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति अनेक मामलों में, भ्रष्टाचार के मामलों में और गबन के मामलों में, आजादी के प्रेय और श्रेय के मामले में जिस जमानत पर चल रहे हो, वो लोग भी भ्रष्टाचार से मुक्ति की बात करें, जिन्हें अपने अतीत से डर लगता है, जिन्हें अपने पीछे के नाम से डर लगता है और काम से जो घबरा जाते हैं। कांग्रेस जब विपक्ष में होती है तो अति विनम्र होती है और जब सत्ताग्रह से बाहर होती है तो वो घुटने के बल रेंगने लगती है। आप बताइए, अरविंद केजरीवाल ने 15 दिन पहले जयपुर में जाकर कहा था कि कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के पर्याय हैं। वो अरविंद केजरीवाल आज बगल में बैठ करके सरमाए से मुस्कुरा रहे हैं। पिछले बैठक पटना में हुई थी, जिसमें बैठक की बात, जिसमें संगठन की बात कम और सगाई की बात ज्यादा हुई थी, जिसमें राहुल गांधी को दूल्हा बनाने की चर्चा ज्यादा हुई थी। राहुल गांधी जी के जीवन में कुंवारी कन्या हो ना हो, कन्याकुमारी से उन्होंने जो यात्रा की 3750 किलोमीटर चले, उसका नतीजा है कि आज उनके साथ राहुल बाबा और 24 दल, ये 26 दल उनके साथ बैठे हुए। अब उसके बाद भी कांग्रेस ये कह रही है, वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा था पटना में, कि यू कैन नॉट बाउंड मी टू टेक डिसीजन और पुटिंग गन ऑन माय हेड। और केजरीवाल ने वही किया। केजरीवाल ने अपनी शर्तों पर कांग्रेस को झुका दिया। तो ये और कांग्रेस कहती थी पानी पी पी करके हफ्ते भर पहले कि केजरीवाल जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो अब ये तय कर लिया जाए कि आम आदमी पार्टी किसकी बी टीम है, और ये भी तय कर लिया जाए कि क्या कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के पर्याय हैं जो केजरीवाल कहते थे। तो ये इस तरह का ये नमूना अपने आप में अजूबा जो प्रधानमंत्री जी ने आज कहा, जब जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं। तो इस देश की जनता, जागरूक जनता, आज की ये जनता जो है, ये लोग सब जानते हैं किसकी खूबियां क्या है, किसकी खामियां क्या है, किसके दामन में कितने दाग है, और हर शख्स अपने चेहरे पर लगा के पर्दा कह रहा है कि जमाना बड़ी खराब है। हमारे साथ क्या है? हमारे साथ एक मजबूत गठबंधन है। एनडीए डे 1 से चल रहा है। 5 पार्टियों के साथ हमने शुरू किया था। जिस तरह से महाभारत में केशव ने 5 गांव मांगे थे, डॉक्टर हेडगेवार ने 5 लोगों को लेकर शुरू किया था। 5 दल के साथ हम शुरू हुए थे और 5 से शुरू हुई यात्रा पूरे भारतवर्ष में आज जिस तरह से चारों तरफ पर्याप्त रूप में बिखरी हुई है, चारों तरफ आज दुनिया की सबसे बड़े दल भारतीय जनता पार्टी है। और मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवा बनता गया। एनडीए का कारवा और कुनबा और जिस तरह से संगठन इतना विशाल रूप में खड़ा हो रहा है, और बिहार के मांझी से लेकर फ्रांस के माइक्रो तक, और बालासुर से लेकर ब्रसेल्स तक, और चेन्नई से लेकर चांद तक, जहां मोदी 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 हो रहा है, जब उनके सामने कोई खड़ा होने की स्थिति में नहीं है, कोई अड़ने की स्थिति में नहीं है। आप इनके यहाँ नेता कौन है, नीति क्या है, नियत क्या है? नियत एक ही है, अपने अपने भ्रष्टाचार के भार को अति भार में बदलना और दूसरे को कहना कि भाई ये गलत है। अब बताइए, जो लोग एक दूसरे को पानी पी पी करके एक दूसरे के खिलाफ, और कांग्रेस से सताए हुए सारे दल हैं, वहां बैठे कौन है? लालू यादव कांग्रेस के खिलाफ जिन्होंने कैरियर शुरू किया, नीतीश कुमार अत्यंत ही अविश्वसनीय व्यक्ति जिसने कांग्रेस के खिलाफ कैरियर शुरू किया, केजरीवाल जिसने कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करके 2 सत्ता पाई। ये कैसा गठजोड़ है भाई? ये किस तरह की गठजोड़ है? ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं, काम बदल रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं कपिल बदान जी।
एक सवाल तो ये उठाया जा रहा है कि भाई केजरीवाल साहब के सामने ये जो बात फिर आएगी कि जिसको अभी तक आपके क्षेत्रीय नेता, चाहे वो दिल्ली के रहे हो या पंजाब के रहे हो, वो बिल्कुल बार बार कह रहे थे कि उनके साथ नहीं जाएंगे। ममता बनर्जी के साथ जाना भी यही सवाल खड़े करता है, जहां पर आपके कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल के चुनावों में मारे गए, वहां पर भी उनके साथ खड़े होने की आखिर क्या मजबूरी थी? सवाल एक ये है। दूसरा सवाल ये है कि जब जिस तरह से अभी आपने कहा धनंजय गिरी को सुना कि उनके पास एक चेहरा है प्रधानमंत्री के तौर पर और वो एनडीए को लीड कर रहे हैं, उनके उस छतरी में, उस अम्ब्रेला में सभी आने को आतुर हैं। आपके पास कौन सा चेहरा है, यूपीए कहें या इंडिया कहें, जो भी आप समझ लें? देखिए, आप पहली चीज मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा, जहां तक कि आपने चेहरे की बात करी तो मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में बताऊंगा कि ऑपोजिशन, अभी खड़गे साहब ने एक स्टेटमेंट दी, खड़गे साहब ने स्टेटमेंट में बड़ा क्लियरली बोला कि कोई रिजिड माइंडसेट नहीं है, किसी की कोई दावेदारी नहीं है पीएम पद। ये दिखाता है कि जो ये मीट हो रही है, ये मीट जैसा कि नाम के अंदर है इंक्लूसिव, इंडिया इज इंक्लूसिव वर्ड मैं महत्व दे रहा हूं और फोकस कर रहा हूं, एम्फोसिस कर रहा हूं। तो उस इंक्लूसिविटी का मतलब ये है कि सबका उसके अंदर वेलकम है, सबकी बातों का महत्व है, और जो भी ऑपोजिशन कॉमन मिनिमम तहत प्रोग्राम के तहत जो भी डिसाइड करेगी वो सब पार्टीज उनको मानेगी। दूसरी बात आपने बोली, और आई थिंक हमारे दर्शकों को उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, जहां पे आपने बोला कि आप तो आपके नेता कांग्रेस के लोगों को बोलते हैं या बंगाल के अंदर कांग्रेस ममता जी के पार्टी के बारे में कहती है। तो मेरा सिर्फ एक ये कहना है कि ये जो 2024 की लड़ाई है, ये 2024 की लड़ाई हमारे संविधान, हमारा जो मूल आधार है, आधारशिला है जिसपे हमारा संविधान बना है, जिस तरीके से हम देखते हैं कि बीजेपी हमारी संवैधानिक मूल्यों को किस तरीके से, ठीक है, संविधान को वो नष्ट कर रहे हैं, उसके खिलाफ आप खड़े हुए हैं। ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे कई बार कई तरह से कह चुके हैं। चूंकि समय हमारे पास बहुत कम है, इसलिए मैं जल्दी धनंजय गिरी के पास आना चाहूंगा। धनंजय जी, वो कह रहे हैं कि किसी की कोई दावेदारी नहीं बनती है। क्या इसको ऐसा समझा जाए कि जब चुनाव जीत कर आएंगे तो आपस में निपट लेंगे, फिर जो बनेगा वो देखा जाएगा? बिहार में कहावत है कि लूट के लाएंगे बांट के खाएंगे, वही वाली स्थिति बनी हुई। और संविधान में जो विसंगतियां थी, जो 370 से लेकर के तमाम तरह की जो विद्वताएं थी, जिसको डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हटाना चाहते थे, जो नेहरू जी के गलत नीतियों के कारण से सम्मिलित था, उन सबको साफ करने का, भारत माता के मुकुटमणि पे जो कालिख लगी थी उसको धोने पोछने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और कांग्रेस जिम्मेदारी से एक आर्टिकल बता दे कि भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे लिए संविधान फर्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं नेशन फर्स्ट, और फास्ट भी, हम उसी को जीते हैं। संविधान हमारी आत्मा में बसा हुआ है और हम संविधान को तो दिन रात जीने वाले लोग हैं, अपने दायरे में रहने वाले लोग हैं। लेकिन भारतीय जनता के, भारत के संविधान के साथ जो लोग छेड़छाड़ करते हैं, जो लोग इसमें बाद में चीजों को इंक्लूड करते हैं, संविधान की आड़ में जो खेल करने की कोशिश करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को के दिए गए संविधान को ट्रू स्पिरिट में अगर कोई जीता है तो भारतीय जनता पार्टी जीती है। जहाँ एक व्यक्ति एक पद और एक व्यक्ति एक कानून, जहां बड़ा छोटा कुछ नहीं। कांग्रेस के नेताओं ने कहा, प्रमोद तिवारी ने कहा था कि राहुल गांधी जी के लिए अलग से कानून होना चाहिए। मतलब जो लोग अलग से अपने लिए संविधान की और कानून की मांग करते हैं, वो लोग भी संविधान की दुहाई देते हैं। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बेंगलोर में चुनाव के बाद 3 बैठकें करके कहता हो कि मैंने सारे विधायकों से बैठक की है, आला कमान से बात करके तय होगी। जहां आला कमान की संस्कृति हो, आला कमान की संस्कृति वाले लोग हमसे संविधान और कानून की बात न करें, क्योंकि इस देश के संविधान के जर्रे जर्रे को हम लोग शंकर सा पूज्य मान के जीने वाले। ठीक है धनंजय जी, ठीक है। विनोद जी, 26 बनाम 38 दोबारा आपके पास आते हैं, कैसे आकलन करेंगे? बहुत ही कम शब्दों में, गागर में सागर भर दीजिए साहब, समय बहुत कम है। देखिए, मैं कुछ बातें ऐसी है कि जो मदान साहब अभी कह रहे थे, कपिल मदान साहब, वो बहुत बात छुपा रहे थे, पता नहीं वो क्यों नहीं कहना चाह रहे थे। जब आपने उनको पूछा था खड़गे जी के बारे में कि खड़गे जी का जो आज का बयान है वो क्या मजबूरी उनका दिखाता है, तो मैं थोड़ा सा उनको एक बैकग्राउंड दिखाता हूँ, मदान साहब समझे
कि पटना में जब 23 जून को ये पहली मीटिंग हुई थी इस विपक्षी दल का नीतीश जी के नेतृत्व में, तो वहाँ सारे दलों ने अपना अपना पोस्टर लगाया था। उसमें अखिलेश यादव के भी पोस्टर लगे थे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में, अरविंद केजरीवाल के लगे भी थे और राहुल गांधी के भी लगे थे। तो इतने सारे प्राइम मिनिस्टर पटना में उभर के आए, तो उनको लगा होगा, इस बात को कांग्रेस को एहसास था कि यहाँ अगर बेंगलोर में इस बात की यही शुरुआत होगी तो पटना से और बेंगलुरु तक आने में सफ़र जो लगा है 1 महीने का लगभग, तो उसमें तो कम से कम कुछ अलग दिखनी चाहिए। तो वहाँ पे कांग्रेस के तरफ से पोस्टर लगाए गए जिसमें सारे 24 दल के जो लोग हैं, नेता हैं, उनके उसमें एक साथ कोलाज बनाया गया था। अब रही बात कि उन्होंने एक तरह से ये सरेंडर क्यों किया है। अब तक जब आपने देखा होगा कि कांग्रेस के जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगे उसमें राहुल गांधी के नेतृत्व में ही गठबंधन की बात होती थी। हमारे यहाँ जो भी कांग्रेस की तरफ से सम्मानीय प्रवक्ता आए होंगे या नेता आए होंगे, उन्होंने भी ये साफ साफ कहा होगा कि ये जितने भी अभी गठबंधन होगा उसमें नेतृत्व करते हुए राहुल गांधी देखेंगे। लेकिन आज अगर इसके गठबंधन के साथ में जो इंडिया नाम आया है उसके साथ में अगर मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान आता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई न लालसा है, न हमारा पद से और न हमारे सत्ता से कोई मोह है, तो डिफरेंटली वो इस बात के लिए विपक्षी दलों के सारे लोगों को ये एहसास करा रहे हैं कि जो उनकी जिद थी कि राहुल गांधी के नेतृत्व में मिशन 2024 के लिए हम जाएंगे, वो उससे कहीं ना कहीं पीछे हटते नजर आ रहे हैं। ये उनकी मजबूरी इसलिए भी है कि सीट शेयरिंग का जो मामला है निखिल, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और सीट शेयरिंग के मामले में अगर 4-5 स्टेट, चाहे यूपी हो, पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, इन सारे स्टेट में अगर बड़े स्टेट में अगर राहुल गांधी की और कांग्रेस की भूमिका को वहां पे लोग नजरअंदाज करने के लिए कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि ड्राइविंग सीट पे उन्हें रहने दिया जाए, तो ये इंक्लूसिवनेस का मतलब यही है कि उसमें कोई चेहरा नहीं होगा। जी बहुत सारे सवाल अभी दरअसल है जो जिसका जवाब ढूंढा जाएगा। अब राजेश राज, आपसे बहुत बहुत संक्षेप में चाहेंगे, जरा हमको जो आज बैठक होने वाली है एनडीए की, उसका जो प्रोग्राम है वो जरा जल्दी से बता दें, कब से कब शुरू होगी, क्या कुछ होना है? देखिए, बैठक के लिए जो समय है वो 5 बजे का मुकर्रर किया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5:30 बजे के बाद इस बैठक में पहुंचेंगे और ये उम्मीद की जा रही है कि अब से बस कुछ ही देर बाद नेताओं के पहुंचने का सिलसिला निखिल जो है वो शुरू हो जाएगा। और गहमा-गहमी आप हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर पोस्टर्स, कटआउट और बैनर्स लगाए गए हैं, फूल मालाओं से गेट को सजाया गया है। निश्चित तौर पर इस बैठक की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि बैठक में दलों की संख्या 38 पार कर गई है। जैसा कि कल जेपी नड्डा ने बताया कि 38 दल जो हैं एनडीए के पार्ट एंड पार्सल होंगे और कहीं ना कहीं तमाम दल के जो नेता हैं उनका अपना एक महत्व है और जेपी नड्डा उन तमाम लोगों का स्वागत करेंगे इस बैठक में। और इस बैठक की जो रस्म अदायगी है बस अब से कुछ ही देर बाद जो है वो शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है, तमाम नेताओं के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है और जो चुनावी महासमर है निखिल 2024 का, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम सेनानियों को निर्देश देगी कि महासमर में कूदना है और किला फतह करना है। और इसके लिए बिल्कुल, तो रणनीति कैसे बनेगी इस पर पूरी विस्तार से आज चर्चा होगी 38 दलों के साथ में एनडीए की इस बैठक में। राजेश राज, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। विनोद मिश्रा जी, आपका भी शुक्रिया। धनंजय गिरी जी, आपका भी शुक्रिया। और कपिल जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में भाग लेने के लिए।